हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सीपी में। ये जो गूगल फॉर्म के माध्यम से 18 तारीख को आपको पहला टेस्ट हुआ था, उसका ये संपूर्ण विश्लेषण है। आप अगर वो टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस टेस्ट का लिंक दिया गया है। तो चलते हैं अपन पहले प्रश्न की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। तो देखो, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें उन संख्याओं का क्या निकाला जाता है, लसाअ निकाला जाता है। अब यहाँ पर अपन जो सारी संख्याओं का लसाअ ज्ञात करेंगे। तो देखो, इनका लसाअ क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 और 12। यहाँ पर अपन इस तरीके से इनका जो लसाअ ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो इसका जो लसाअ हो, लसाअ क्या हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर अपन इनको गुणा कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 1, 3 ये बचा हुआ है, इंटू 7, ठीक है। तो 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो 50। तो देखो 504। अब यहाँ पर देखो 504 जो आपका आंसर नहीं है, ठीक है। 504 में अगर आप भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा आपके, क्योंकि देखो लसाअ वाली संख्या में क्या होता है, 0 शेष बचता है, अपन उन संख्याओं का भाग देते हैं जिसका लसाअ होता है। यहाँ पर कितना शेष बचाना है आपको, 2 शेष बचाना है। मतलब आपका आंसर क्या होगा, 504 प्लस 2 तो बराबर 506। ये 506 आपका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर ये 506 ये है, सही उत्तर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनमें जितना भी शेष बचेगा वो जोड़ दिया जाता है बाद में। तो यहाँ पर 506, बोसों ने इसमें 504 भी किया है, मैंने फॉर्म में देखा था, वो जल्दबाजी का नतीजा है। अगला प्रश्न, संख्या 512.9 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 51.29 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है इसमें क्या करना है, आपको किस संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो, यहाँ पर संख्या क्या है, पेन की चेंज करें। तो देखो, यहाँ पर 512.9। अब इसको किससे गुणा किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं x से गुणा किया जाए, और क्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बटा 10 इंटू एक्स बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और इधर 1 है, तो ठीक है। अब बराबर में ऊपर से ऊपर की संख्याएं कट जाती है। तो देखो 5 जो 51 29 से 51 29 कट गया, तो यहाँ पर x बटा 10 बराबर यहाँ पर 1/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो x बराबर 10/100, या फिर कह सकते हैं 1/10, या फिर यूं भी कह सकते हैं 0.1, ठीक है। और अगर आप सिंपल में करना चाहो तो 0.1 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक आगे आ जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो स है, स वाला आंसर है वो सही है, नहीं स वाला नहीं, ब वाला आंसर। कौन सा वाला, ब वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन संख्या 36 के लिए उपयुक्त नहीं है? ये संख्या 12 की अपवर्त्य है, ये एक भाज्य। अब देखो 36 है तो 36 में अपन देखें 12 की अपवर्त्य है इसे, क्योंकि देखो 12 की अपवर्त्य कौन से, 12 के 12, 24, 36, ठीक है, 48। अपवर्त्य क्या होते हैं? पहाड़े होते हैं। अपवर्त्य क्या होते हैं? पहाड़े। तो ये है सही। ये एक भाज्य संख्या है, ये भी है। 36 एक भाज्य संख्या है, ये भी सही है। ये संख्या 36 की अपवर्तक है। तो देखो ये संख्या 36 की अपवर्तक है, तो 36 का अपवर्तक है कि नहीं? 36 की अपवर्तक 1, 2, ठीक है, 4, 6, ठीक है, उसके बाद 9। तो देखो इस प्रकार से जिन संख्याओं का भाग 36 में जा रहा है उनको अपवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अपवर्तक भी है 36 की, स्वयं 36, और लास्ट संख्या कौन सी होती है? 36। ये ध्यान रखना, जो संख्या होती है वो स्वयं संख्या की अपवर्तक भी होती है और अपवर्त्य भी होती है, दोनों होती है। संख्या खुद की अपवर्तक भी होगी और अपवर्त्य भी होगी, ठीक है। अपवर्तक की बात करें तो सबसे बड़ा अपवर्तक होती है, और अपवर्त्य की बात करें तो सबसे छोटी अपवर्त्य होती है। 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड 3 है, ये गलत है। देखो 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड, तो देखो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की बात नहीं की, गुणनखंडों की बात की तो 1 भी है, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, ठीक है, 6 भी हैं, 9 भी हैं, 12 भी हैं, 18 भी हैं और 36 भी हैं। तो ये क्या है? इसके अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक कह दो या गुणनखंड कह दो। तो देखो यहाँ पर 36, तो 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड 3 है, तो ये वाला कथन है वो गलत है, तो ये वाला उपयुक्त नहीं है। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? द। तो दोस्तों समझ में आ गया, अपवर्त्य का मतलब पहाड़े होते हैं और अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। देखो मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पर, अपवर्तक, ठीक है, या गुणनखंड ये एक ही होते हैं, और अपवर्त्य या गुणज एक होती है। जैसे 12 के यहाँ पर अपन को याद करने 12 के, तो यहाँ पर देखो अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और ये क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, ठीक है। लसा मसा भी इनके बेस पे रहता है। लसा का मतलब होता है सबसे जो छोटा अपवर्त्य, और मसा का मतलब होता है सबसे बड़ा अपवर्तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 12 है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये अपवर्त्य भी है और अपवर्तक भी है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में कोण POR और कोण QOR एक रेखिक युग्म बनाते हैं। यदि x माइनस वाई 80 डिग्री हो तो x और y के मान ज्ञात करो। अब देखो इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 80 डिग्री दे रखा है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना होगा? 360 डिग्री। इधर भी जोड़ूंगा मैं तो देखो ये माइनस के x से y कट गया, तो यहाँ पर देखो देखो 2x बराबर 360, तो x बराबर 360 बटा 2, तो बराबर 130। तो देखो एक x का मान कितना आ गया? 130। अब यहाँ पर देखो x का मान 130 आ गया, तो इसका मान क्या होगा? y का x बराबर तो 130 आ गया, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा? तो y बराबर होगा 180 माइनस 130, तो बराबर 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 130 और ये 50 डिग्री, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा है? वाला।
चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न, भिन्न 2/3 में कितने 1/6 हैं? देखो ऐसा प्रश्न आ चुका है सीटेट वगैरह में भी, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो देखो यहाँ पर जैसे इस प्रश्न को आप ऐसे समझो, 80 में कितने 5 हैं? तो आप क्या करोगे, 80/5 बराबर 16, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ऐसे अपन क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे किसका, 1/6 का, तो बराबर 2/3 इंटू 6/1। बटे के नीचे बटा आता है तो नीचे का बटा उल्टा हो जाता है, तो 6 से ये कट गए 2 बार, तो 2 दूआ 4, तो बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, 1/6 को 4 से गुणा करेंगे तो 4/6, तो कहने का मतलब है 2/3। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या होगा, 4। तो देखो इस वाले प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा, 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी समबहुभुज के एक शीर्ष पर बाह्य व आंतरिक कोणों में 150 डिग्री का अंतर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखो कोई सा भी बहुभुज बनता है, इस तरीके से कोई सा भी बनता है, तो जो ये यहाँ पे ये होता है ना एंगल, 180 डिग्री का होता है बाह्य और आंतरिक। जैसे ये वाला पूरा बहुभुज बन रहा है, तो यहाँ पर ये बाह्य और आंतरिक कितना होता है, 180 डिग्री का, तो उनका अंतर कितना दे रखा है, 150। ठीक है, तो मैं x माइनस वाई बराबर मान सकता हूँ 150, और वही x प्लस वाई बराबर, ठीक है, जैसे मान लो इसको अपन x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आप जोड़ोगे इनको, ठीक है, ये कट गया, तो x बराबर क्या होगा, 2x बराबर 230/2, तो बराबर 115। तीन सौ तीस होगा, 330, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कितना आंसर होगा इसका, 330 में अपन भाग देंगे तो 165। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक कोण तो कितना आ गया, 165, और एक कितना आ गया, 180 माइनस 165, तो बराबर 15 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैं वो समझा देता हूँ इसको। दोनों का अंतर है वो 150 है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, जोड़ा अपन ने 330, तो x का मान आ गया 165। तो कहने का मतलब है एक कोण का मान तो 165 है और एक का 15 डिग्री है, या अपन ऐसे मान सकते हैं कि बाह्य कोण का मान कितना है, 15 डिग्री। अब यहाँ पर देखो कोण कौन कौन से आ गए, वो 165 डिग्री और 15 डिग्री। ठीक है, तो कह सकते हैं बाह्य कोण का मान, किसका मान, बाह्य कोण का मान कितना है, 15 डिग्री। तो भुजा बराबर क्या होता है, 360 बटा बाह्य कोण का मान, भुजाओं की संख्या बराबर है ना, की संख्या। तो यहाँ पर आप 360 बटा 15, 15 दुआ 30 और 15 चौक 60, तो कहने का मतलब कितने, 24 भुजाएं होगी उसमें। कितनी भुजाएं होगी, 24। आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, बाह्य कोण का के मान का भाग दे देना है 360 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने भाग दिया तो 24 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 24। ठीक है, ये वाला आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/100, प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 45/100,
10,000, इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक, इनका चाहो तो आप लसे ले लो, तो लसे कितना जाएगा 10,000, इसका भाग गया 10 बार 100 बार, तो यहाँ पर 800 प्लस 45 माइनस 60। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस के जुड़ जाएंगे और माइनस के घट जाएंगे, तो 845 माइनस 60 बटा 10,000, तो आप 5, 14 में से 6 गए तो 8। ठीक है, ये जाएंगे, तो यहाँ पर देखो 4 अंक है ना, 1 2 3 और 4, ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ब वाला। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो इनको, 0.08, ठीक है, 0.0045, और फिर इसको घटा सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो चाहो तो, है ना। एक दुकानदार द्वारा 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 रुपया बराबर 100 पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसे 20% की हानि हो रही है ना, तो कहने का मतलब है 80% बराबर 100 पैसे। टॉफियों को नहीं छेड़ेंगे अभी अपन, 1% बराबर 100 बटा 80। अब कितने में बेचना चाहिए, 20% लाभ पर, तो 120% बराबर 100 बटा 80 इंटू 120। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएंगी, ये कट गए 15, तो बराबर 150 पैसे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है 100 पैसे की अपेक्षा वो 150 पैसे में 12 टोपियां बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% की हानि की अपेक्षा। अब यहाँ पर आपको जो 150 पैसे आया, 150 पैसे आए, कितनी टॉफियों का विक्रय मूल्य आया, 12 टॉफियों का विक्रय मूल्य आया। लेकिन क्या पूछ रहा है कि 100 पैसे में कितनी बेचे, तो 100 की निकाल लेंगे। ठीक है, तो 150 पैसे में बेचेगा बराबर 12, तो 1 पैसे में बेचेगा बराबर 12 बटा 150, तो कितने पैसे में पूछ रहा है वो, 100 पैसे में या 1 रुपए में। ठीक है, तो बराबर 12 बटा 150 इंटू 100। 50 से कट गए 2 बार, 50 से कट गए 3 बार, 3 से कट गए ये 4 बार, तो 4 दुआ 8 टॉफियां। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, 8 टॉफियां। एक बार और बता देता हूं, देखो यहाँ पर 1 रुपये को 100 पैसा मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 80% बराबर 100 पैसा था, 1% बराबर ही हो गया 120% बराबर 150 पैसे हो गए। ठीक है, कहने का मतलब मानो आपको यहाँ पर 80% का दे रखा था, 120% का पूछ रहा है। दूसरी चीज उसने पूछ ली 1 रुपये के आधार पर टॉफियां कितनी की हो, तो भाई देखो 100 पैसे में बेच रहा था तो 80% उसे 20% का हानि हो रही थी, 150 पैसे में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। 150 में 12 बेच रहा था, तो 100 पैसे में कितनी बेचेगा, 8। कहने का मतलब 150 पैसे में उसे 12 बेचनी पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 90 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहां पर मतलब 10% हानि, तो 90% में बेच रहा है, ये हानि हो गई, की अपेक्षा 5% लाभ में, तो यहाँ पर ये। अब देखो कहने का मतलब है यहां से और यहां तक का अंतर कितना है, 90 रुपए, या मैं यूं भी कह सकता हूं 90% और 105% का अंतर कितना है, 90 रुपए। 105% माइनस 90% बराबर 15%, और 15% बराबर क्या है, 90 रुपए।
तो 1% बराबर 90/15। तो 100% कितने हो जाएंगे? 90/15 इंटू 100, इससे कट जाएंगे 6 बार, तो बराबर 600 रुपये। और देखो क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर आपको जो ये 90 रुपए दे रखे हैं, ये 15% के बराबर हैं। कितने प्रतिशत के बराबर हैं? 15% के बराबर हैं। तो आप इस तरीके से शॉर्ट भी निकाल सकते हो इसको कि भाई ये 90 रुपए हैं, ये 15% के बराबर हैं। क्रय मूल्य पूछा तो 100% पूछा है, तो इससे 6 बार, तो बराबर 600। 15% के बराबर क्यों है? क्योंकि 90% में बेचने की अपेक्षा वो 105% में बेच रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 15% होगा। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले प्रश्न, 24 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, चाहो तो आप। इसका भी ले लो। तो देखो यहाँ पर औसत आयु 11 वर्ष है 24 लड़कों की। 36 वर्षीय अध्यापक की आयु को सम्मिलित करने पर सभी की आयु का औसत क्या होगा? अब देखो 24 लड़के थे, उनके पास 11-11। अब एक सर और आया, ठीक है, ये 36 लेके आया, ठीक है। अब इनकी औसत आयु क्या होगी? अब तो देखो यहाँ पर ये कितने हो गए? 24 और 25। तो देखो अध्यापक जी आए, अध्यापक जी ने क्या किया? 25 तो अपने पास रख लिया, ठीक है, क्योंकि टोटल 25 हो गए। बाकी के जो बचे हैं 11, वो सब में एक एक बांट दिए। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस हो जाएगी 12 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके थोड़ा से कम समझ में आया होगा, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसे। चौबीस की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? अपन निकाल लें, 11 चौक 44, 4 11 2 22, 264 वर्ष, ठीक है। ये आ गए। अध्यापक सहित कितनी हो गई? 10 हासिल का 1 7 300। अब देखो यहाँ पर कितने हो गए? 25 हो गए। तो औसत क्या होगा? 300 में किसका भाग दे देंगे? 25 का, ठीक है। तो 25 से कम 25 और 25 2 50, तो बराबर 12 वर्ष, ठीक है। ये विद्यार्थियों की कुल आयु है 264। ये गुरुजी की शामिल कर लिया अपन ने, टोटल 300 हो गई, ठीक है। 300 में किसका भाग दिया? 25 का। औसत ज्ञात करने के लिए भाग देते हैं, तो 12 वर्ष आया। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 12 वर्ष। 150 को 2 अलग अलग बैंकों में 2 वर्ष के लिए जमा किया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज में 2.5 रुपए का अंतर है, तो ब्याज की दर का अंतर ज्ञात करो। तो देखो 2.5 का अपन ब्याज निकाल लेंगे, वही इसकी दर निकाल लेंगे, वही दर में अंतर रहेगा। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो बराबर यहाँ पर 2.5 इंटू 100 बटा मूलधन कितना है? 500 इंटू समय कितना है? 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। यहाँ पर ये 2.5 बटा 10, तो एक और भाग देंगे तो 0.25%, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा? 0.25%, ये आपका आंसर होगा। कोई धन 3 वर्ष में 880 रुपए तथा 4 वर्षों में 925 रुपए हो जाता है, तो धन कितना है? सिंपल सा प्रश्न है। इनका अंतर, तो देखो अंतर बराबर क्या होगा? ब्याज अंतर होगा इनका, ठीक है। तो यहां पर 45 रुपए, कितना?
ये 1 वर्ष का ब्याज है। कितना? 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 45 इंटू 3, 135, ठीक। अब मैं 880 रुपये में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा अपना। तो देखो 880 माइनस 145, 5, इधर 7 बचे, 4 और 7, ये क्या होगा? मूलधन। क्योंकि ये क्या था? मिश्र धन था, और ये क्या था? ब्याज था। 3 वर्ष का मिश्र धन था, ये 3 वर्ष का ब्याज था, तो मूलधन आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में कोई धन स्वयं का 8/5 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर स्वयं का, तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं मूलधन कितना है? 5, और मिश्र धन कितना है? 8। 5 रुपए का 8 रुपए हो रहा है, ऐसा मान लो आप। तो ब्याज आप मान सकते हो 8 माइनस 5, तो बराबर 3। तो यहाँ पर आप दर निकाल सकते हो 3 इंटू 100 मूलधन 5, ठीक है, और ये भी 5, ठीक है। ये मूलधन अपन ने 5 मान लिया। हर रहता वो का, तो धन का, तो ये धन का देखो यहाँ पर कैसे पता लगाते हैं? धन का, स्वयं धन का, तो ये हर वाली चीज ये रहती है, और जिस चीज के बारे में वर्णन कर रखा हो वो आगे रहती है। 5 से कट गए 20 बार, इससे कट गए ये 4 बार, तो 4 तिया 12%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12%। अब देखो 1 दर्जन कमल का मूल्य 18 रुपए, तो 18 कमल का मूल्य। 1 दर्जन मतलब कितनी होगी? 12 कमल, ठीक है। तो 12 कमल बराबर कितने में आ रही है? 18 रुपए में। तो 1 कमल कितने में आएगी? 18/12 में। तो 18 कमल कितने में आएगी? 18/12 इंटू 18। 6 से कट गए 2 बार, 6 से कट गए 3 बार, 2 से कट गए 9 बार, 9 तिया 27। तो देखो ये 27, 12 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12 कमल, तो 12 कमलों का 18 हो गया, तो 1 कमल का 18/12, तो 18 कमलों का 27 रुपये। वो सीधा प्रश्न है, पर आप कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है प्रश्न भी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 210, 315, 147, 168 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो देखो ऐसे मैटर में क्या किया जाता है? म से निकाला जाता है, ठीक है। महत्तम सम अपवर्तक, ठीक है, इनका सबसे बड़ा समान अपवर्तक निकाला जाता है। उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये वाला अलग अलग, ठीक है। तो वैसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। इक्कीस मिल रहा है, वैसे मैंने लास्ट में 21 इसलिए ले लिया है। तो देखो आप इस तरीके से निकालोगे, फिर उनका जो मसा निकालना आपको आता ही, तो आप इसमें 21 आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 मिल रहा है, इन दोनों से वेरीफाई हो गया। यहाँ पे 21 मिल रहा है, इधर कोई कॉमन नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा है हाँ इन दोनों में।
पर वैसे भी अगर अपन 147 में चलेंगे तो इसमें 5 कॉमन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 5 कॉमन नहीं आएगा। तो किसी आपका आंसर होगा, आप म से निकाल सकते हो उसमें। अब दो संख्याओं का म से 6 और ल से 120 है, तो उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो दूसरी संख्या होगी बराबर ल से इंटू म से बटा पहली संख्या। तो देखो यहाँ पर इससे कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएंगे 30 बार, तो बराबर आपका आंसर क्या होगा? 30। अगला प्रश्न, यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 16 हो, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है। तो देखो क्या आवश्यक होगा? अगर कोई बच्चा त्रुटियां कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन इस तरीके की त्रुटियों के लिए? तो देखो त्रुटियों पर आधारित प्रश्न छात्र को अधिक से अधिक हल करवाएंगे, ये आएगा। तो देखो यहाँ पर आएगा त्रुटियों पर आधारित प्रश्न छात्र को अधिक से अधिक हल करवाएंगे। स वाला आंसर है वो सही रहेगा। प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएंगे। इन प्रश्नों को तो मौखिक रूप से, जोड़ के प्रश्नों को तो मौखिक रूप से कैसे हल करवा सकते हैं? अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करेंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, छात्रों को गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह देंगे, ये सही होगा। थोड़ा लग रहा है ये भी। और त्रुटियों पर अधिक प्रश्नों को छात्रों से शाम पाठ पर हल करवाएंगे, ये और बेटर लग रहा है। तो स वाला ऑप्शन है वो सही होगा। गणित को किस प्रकार की प्रक्रिया का सार माना जाता है? वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का, मानव विकास का। तो देखो इसमें गणित को वैसे आगमन निगमन प्रणाली का सार माना जाता है। सूत्र निकाले जाते हैं और सूत्रों की सहायता से सवाल हल किए जाते हैं। एक गणित अध्यापक द्वारा बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बताओ किस प्रकार से? यहाँ पर हाँ, तो देखो क्या आएगा इसमें? शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, इसके माध्यम से जो उनकी गणनाशील, जो गणना करने की जो शक्तियां उनको बढ़ाया जा सकता है। अपन काफी ओरल एक्टिविटीज करवाएं। एक अध्यापक ने कक्षा में सभी छात्रों का टेस्ट लिया। अध्यापक ने पाया कि 25% छात्र सभी विषयों में कमजोर हैं। यहाँ अध्यापक किस प्रकार के परीक्षण की बात कर रहा है? तो देखो जहां पर छात्रों के वर्गीकरण की बात होती है वहां पर कौन सा परीक्षण होता है? उपलब्धि परीक्षण, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्गीकरण हो रहा है छात्रों का। ठीक है, उनको डिवाइडेशन किया जा रहा है कि 25% छात्र सभी विषयों में कमजोर है, इतने प्रतिशत छात्र, इसमें क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, उपचारात्मक होगा ही नहीं क्योंकि ये निदानात्मक के बाद होता है। कमियों को दूर किया जाता है, निदानात्मक में कमियों को जाना जाता है। गणित के खेलों, गणित के शिक्षकों आदि के प्रति सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है। इससे गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? तो देखो इससे गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? अभिवृत्त्यात्मक। कौन सा होता है? अभिवृत्त्यात्मक।
नजरिया, उसका नजरिया सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिवृत्त्यात्मक दृष्टिकोण सही होगा उसका, कहने का मतलब अभिवृत्त्यात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। अगला प्रश्न, गणित के किस मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने लिखा कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। एक परिभाषा आपकी निश्चित आती है, तो देखो कौन से उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने लिखी थी ये, तो देखो बौद्धिक मूल्य, ठीक है। कौन से मूल्य? बौद्धिक मूल्य को, क्योंकि यहाँ पर मानसिक शक्तियों की बात हो रही है, तो कौन सा मूल्य आएगा? गणित शिक्षण का बौद्धिक मूल्य या गणित का बौद्धिक मूल्य। देखो ये मूल्य में से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, एक प्रश्न तो निश्चित आता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। सामाजिक मूल्य क्या है गणित के, मानसिक मूल्य क्या है, बौद्धिक मूल्य क्या है। गणित की कौन सी विशेषता गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है? बताइए कौन सी विशेषता गणित को एक वैश्विक विषय बनाती है? तो देखो यहाँ पर होगा गणित की भाषा के रूप में एक रूपता, ठीक है। गणित की भाषा जटिल है, ये नहीं है। गणित की भाषा संक्षिप्त है, ये भी नहीं होगा। जटिल संक्षिप्त तो है ही नहीं, जटिल भी नहीं, सरल है, संक्षिप्त भी नहीं है। एक रूपता है, आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका में भी 2 और 2 4 होते हैं, भारत में भी 2 और 2 4 होते हैं। एक रूपता है गणित की भाषा में। अगला प्रश्न, लौह वाष्प और विद्युत के युग में जिस ओर भी मुड़कर देखा जाए गणितीय स्वरूप पर वही है। यह रीढ़ की हड्डी, यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो सारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। गणित का महत्व बताने वाले इस कथन का संबंध है। बताइए किससे संबंध है? देखो गणित की ये परिभाषा यंग ने दी थी। किसने दी थी? यंग ने, ध्यान रखना, यंग महोदय ने दी थी ये। और लौह वाष्प और विद्युत, ये ध्यान रखना, आप 3 शब्द आते हैं इसमें, लौह वाष्प और विद्युत। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो देखो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, ये भी गलत होगा, त्रुटिपूर्ण है, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं, ये भी गलत है, अच्छे शिक्षक भी उपलब्ध है। कठिन इसलिए क्योंकि इसकी प्रकृति अमूर्त है, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन किया जाता है। हाँ 15 और 20 ये होंगे, वो होंगे, संख्याएं जो कैलकुलेशन वगैरह होती है अमूर्त होती है, अपने सामने वो कैलकुलेशन नहीं होती है। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है बताइए? सवालों के उत्तर देने की तकनीकी निपुणता, ये तो सभी में पाई जाती है पर इतनी जरूरी नहीं है। अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये भी नहीं है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी नहीं है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो देखो एक अच्छा गणितज्ञ वही जो बालक में सभी कॉन्सेप्ट को समझा सके, ठीक है, उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके, संबंध बता सके, कोरिलेशन कर सके उन चीजों में। तो यहाँ पर देखो द वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक अच्छा गणितज्ञ, एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो सारे कॉन्सेप्ट को समझा सके, संबंध बता सके। आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? तो देखो आधुनिक जो शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो किसकी एक समस्या है? तो देखो शिक्षण विधियों का प्रयोग कौन करता है बताइए? शिक्षक करता है, तो शिक्षक की समस्या है। किसकी समस्या है? शिक्षक की है। आप अगर आगमन विधि पर आधारित 2-3 प्रश्न नहीं कर सकते हो कक्षा में, तो आपकी समस्या है, तो शिक्षक की समस्या है, अभिभावकों की भी नहीं है, विद्यालय की भी नहीं, पाठ्य पुस्तक की भी नहीं है। देखो पाठ्य पुस्तक नहीं आएगा इसमें, पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चंस रहते हैं, अपन शिक्षण विधि का प्रयोग करना अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। पाठ्य पुस्तक गाइड नहीं करती कि हाँ इस शिक्षण विधि का प्रयोग करो आप। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह है, नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा। तो उदाहरणों के द्वारा नियम की स्थापना किसमें होती है? आगमन में। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? आगमन। निगमन विधि का उपयोग है, तो देखो निगमन विधि का क्या उपयोग होता है? अपन नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। किससे चलते हैं? नियम से उदाहरण की तरफ। कहने का मतलब अपन क्या करते हैं? सूत्र का प्रयोग करते हैं। अपन क्या करते हैं? सूत्र का प्रयोग करते हैं इसमें, निगमन में। नियम से मतलब क्या है यहाँ पर?
सूत्र। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो समस्टिव असेसमेंट होता है जो ऐसे होता है, उसका उद्देश्य क्या है सीसी में, तो देखो उसका उद्देश्य क्या है, समय विशेष पर विद्यार्थियों ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया का पता लगाना, अधिकतम सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान करना, ये तो नहीं होगा। ये निदानात्मक का हो जाता है, किसका हो जाता है, ये वाला निदानात्मक का, ये ध्यान रखना। कठिनाइयों का अनुभव कर रहा है, पता लगाना, निदानात्मक का हो जाता है। तो यहाँ पर होगा समय विशेष में, जैसे अभी ऐसे 3 होते हैं, पहले 4 होते थे, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, अब 3 कर दी, तो वो जैसे 3 महीने में पहला लेना है तो 3 महीने की जो समय विशेष है ना, एक समय विशेष पर विद्यार्थी ने कितना कार्य निष्पादित किया का पता लगाना, उसने कितना सीखा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस टेस्ट का लाइव जो ऑनलाइन टेस्ट चाहते हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, और इस टेस्ट का 100 विद्यार्थियों ने लगभग टेस्ट दिया था, तब तक औसत इसका 18.5 था। अगर उससे आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब 20-22 नंबर या 25 नंबर तक अब आपके आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पे है। अगर आपके 20 से कम आ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।